हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ हरियाणा के अंदर एग्रीकल्चर इन हरियाणा टॉपिक। तो देखो, एग्रीकल्चर इन हरियाणा कि हमारे हरियाणा की जो अर्थव्यवस्था है उसमें एग्रीकल्चर का क्या महत्व है, कितना रोल है एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कितना रोल है। ठीक है, इस बारे में हमने सारी बातें पढ़नी है। इट मीन्स ओवरऑल एग्रीकल्चर के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बेटा, हमें पता है कि हरियाणा के अंदर ज़्यादातर लोग हैं वो कृषि पर निर्भर करते हैं और स्टार्टिंग से ही हरियाणा के लोगों का जो मुख्य पेशा है वो कृषि करना ही रहा है। ठीक है, तो हरियाणा में जो कृषि क्षेत्र है वो काफ़ी विकसित भी है और यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है हरियाणा के क्षेत्र की, कृषि क्षेत्र की जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारे नेशनल प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा है। और हरियाणा के अंदर हमें पता है कि गेहूं का जो प्रोडक्शन करने में हरियाणा का देश के अंदर दूसरा नंबर है और चावल का प्रोडक्शन करने में ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि हरियाणा चावल का जो एक्सपोर्टर होते हैं उनमें हर सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है वो चावल का हरियाणा ही है। और चावल का हरियाणा का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसके 80% क्षेत्र पर कृषि के मतलब कृषि होती है। इट मीन्स 80% एरिया के अंदर कृषि ही है। परंतु अब जैसे जैसे हम आधुनिकता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो अब धीरे धीरे जो कृषि से रिलेटेड जो एरिया है वो कम होता जा रहा है। तो हरियाणा के अधीन क्षेत्र अगर हम 2011-12 का डाटा लें तो हरियाणा में जो गेहूं की उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, वो 5183 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही, जो कि पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा थी। तो हरियाणा के जितने भी भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें हरियाणा राज्य में है जो सबसे ज़्यादा गेहूं, बाजरा, सरसों व अदर जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो मिलते हैं। और फसलों की प्रोडक्टिविटी में भी हरियाणा में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हरियाणा राज्य की उत्पत्ति के वर्ष 1966 में, जिस टाइम हमारा हरियाणा और पंजाब अलग राज्य बने 1966 में, तो उस टाइम पे हरियाणा का कुल खाद्यान्न लगभग 25.92 लाख टन था और ये 15 से 16 में बढ़ करके 163.33 लाख टन हो गया। ठीक है, ये सब किसकी वजह से? सरकार है, उसकी अच्छी नीतियों, उसके कृषि के प्रति अच्छे कार्यक्रम और विकास में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कृषि के बारे में नई नई रिसर्च डेवलपमेंट होती रहती हैं जिससे कि प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ाया जा सके। और अच्छी अधोसंरचना सुविधाएं, कौन सी होती हैं अधोसंरचना सुविधाएं? नहीं, सड़कें, पुल, पानी की सुविधा, बिजली पानी की व्यवस्था, ये सब और किसान की मेहनत का ही रिजल्ट है कि हरियाणा में कृषि क्षेत्र काफी तीव्र गति से बढ़ रहा है। ठीक है, हरियाणा की जो मुख्य फसलें हैं वो क्या हैं? गेहूं, चावल, बाजरा, तिल, गन्ना, ये सब हैं। और अगर हम बागवानी की बात करें तो इनमें से सब्जियों वगैरह की बात करें या फल फ्रूट्स की बात करें तो गोभी, प्याज, आलू, टमाटर, मिर्च, इस टाइप से ये सब भी हरियाणा के अंदर काफी मात्रा में पाए जाते हैं। तो उम्मीद है कि फ्यूचर में भी इस टाइप से हमारी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होता रहेगा। एमपी तो डारो क्या कहते हैं? वो यूं कहते हैं कि अगर हमारे देश के या हमारे राज्य की आर्थिक विकास की प्रक्रिया शुरू होनी है तथा अगर हम उसको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में और विशेष रूप से हमें कृषि क्षेत्र को के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा। इट मीन्स अगर विकास प्रक्रिया स्टार्ट करनी है और आत्मनिर्भर बनाना है तो सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र तथा विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में ही
आरंभ से ही हमने आरंभ करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, कि क्या होता है एग्रीकल्चर। ठीक है। एग्रीकल्चर जो वर्ड है लैटिन भाषा के दो वर्ड से मिलकर के बना है, एग्री प्लस कल्चर। ठीक है। एग्री स्टैंड्स फॉर खेती और कल्चर मीन्स खेती, जो कल्टीवेशन से लिया गया है। इट मीन्स किस टाइप का उधर खेती करने का जो कल्चर है। इट मीन्स एक खेत में पशुओं तथा फसलों के उत्पादन संबंधी कला तथा विज्ञान को कृषि कहा जाता है। मतलब कहने का क्या होता है, हम बात करें कि अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो खेती की क्रिया से संबंधित प्रत्येक विषय के लिए हम कृषि वर्ड यूज करेंगे। और कृषि का मेन ऑब्जेक्टिव है जो भी हमारे पदार्थ हैं, मजदूरी पदार्थ जैसे अनाज है, दूध, सब्जियां, इन सभी का, और जो भी हमारा रॉ मटेरियल है जो कि हमारे कृषि से रिलेटेड है, उनका प्रोडक्शन करना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारे रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर का क्या रोल है। सबसे पहला है कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान। अभी हमने कहा कि हमारे हरियाणा राज्य में जो है वो कृषि पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। तो कृषि क्षेत्र का योगदान विभिन्न वर्षों में लगभग 56.6% से 17.8% तक रहा है। मतलब कहने का क्या रहा है, पहले 1966 में मैंने आपको अभी भी बताया कि पहले हमारी जो जनसंख्या है ज़्यादातर कृषि पर निर्भर होती थी, इसलिए जनसंख्या का कृषि का जो योगदान बहुत ज़्यादा था। 1966 में कृषि क्षेत्र का राज्य की आय में योगदान था जो 56.6% था। बट अब जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी पीछे भी पढ़ा था कि हमारे पास 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। पहले प्राइमरी सेक्टर पर ज़्यादा निर्भर थे, परंतु आधुनिकता की तरफ या बढ़ने की वजह से, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का और हमारा टर्सरी सेक्टर का जो हिस्सा है वो बढ़ गया है, और एग्रीकल्चर सेक्टर का जो प्राइमरी सेक्टर का जो हिस्सा है वो कम होता जा रहा है। तो देखा कि 2016-17 का जो हमने डाटा लिया, उस डाटा में जहां हमारे पास कृषि क्षेत्र का राज्य की आय में योगदान 56.6% था, तो 16-17 में वो जो परसेंटेज है कम होकर के 17.8 तक ही रह गया। ठीक है। तो हरियाणा की राज्य आय में जो कृषि क्षेत्र का परसेंटेज योगदान बहुत अधिक है, परंतु अब ये धीरे धीरे कम हो रहा है। संसार के जो जितने भी हमारे धनी देश हैं उनमें कृषि काफी विकसित है, बट राष्ट्रीय आय में इसका योगदान बहुत ही कम है। ठीक है। अगर हम अमेरिका और इंग्लैंड के बारे में बात करें तो वहाँ तो नेशनल इनकम का 1% भाग कृषि से मिलता है। इसमें टोटल जितनी भी नेशनल इनकम है उस इकोनॉमी की, उसका सिर्फ और सिर्फ 1% ही हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है। बाकी जो 99% है वो हमारे अदर सेक्टर्स, टर्सरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर से मिलता है। नेक्स्ट होता है मजदूरी पदार्थों की पूर्ति। अब यहाँ पे जो हम ये बात कर रहे हैं ना बेटा, मजदूरी पदार्थ, इट मीन्स वेज गुड्स। कृषि क्षेत्र मजदूरी पदार्थों की पूर्ति करता है। बात आती है कि मजदूरी पदार्थ कौन से होते हैं। इसमें वो गुड्स आते हैं जो लोग अपने जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए यूज करते हैं। इट मीन्स अपने आपको जीवित रखने के लिए जिन गुड्स का यूज करता है एक व्यक्ति या लोग, जो अपनी जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, उनकी अपनी आवश्यकताएं, सबसे पहले हमें पता है कि हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो हम यहाँ हम मजदूरी पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं कि उनकी जो जीवित रहने के लिए आवश्यकता है। इट मीन्स कौन से वो खाद्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं, गेहूं, चावल, दाल, मक्का, चावल, बाजरा और तिलहन। इट मीन्स वो उसको बेचने के पर्पज से ना खरीद करके सिर्फ अपने जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है। तो कृषि क्षेत्र मनुष्यों को भोजन और पशुओं को चारा प्रदान करता है। पशुओं मतलब वही है, जैसे गेहूं है, गेहूं का हमारी जो फसल होती है उसमें से जो सीड्स टाइप में होता है वो तो हमारा क्या हो जाएगा, गेहूं, जिसको हम यूज करते हैं। ठीक है, मनुष्य यूज करता है, और उससे जो भूसा वगैरह बनता है उसको कौन यूज करते हैं, पशुओं के लिए चारे के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट, कि हरियाणा के अंदर जो कृषि रोजगार है उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है
वर्ष 2013 में हरियाणा में आधी से भी अधिक जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी हुई थी। ठीक है। अब आधी से अधिक जनसंख्या अगर कृषि पर निर्भर रहेगी तो वहाँ वो कृषि का बहुत ज्यादा महत्व होगा। ठीक है। और जब जो अर्थव्यवस्था ज्यादातर कृषि पर निर्भर रहती है तो इसका मतलब वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है। तो इसका कारण है कि कृषि में श्रम की उत्पादकता कम होगी और आर्थिक विकास के बढ़ने के साथ साथ कृषि पर जो निर्भरता है उसमें जनसंख्या का अनुपात कम हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है फिर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब कृषि का औद्योगिक विकास में कई कारणों से महत्वपूर्ण योगदान है। कैसे उद्योगों को कच्चा माल जैसे कपास, गन्ना, तिलहन, अनाज आदि कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है। जैसे लोगों को उद्योगों को कच्चा माल कपास, गन्ना, तिलहन, अनाज आदि कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होते हैं। मतलब जो हमारा सेकेंडरी क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र बोला जाता है, तो उनको जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिलता है, वो प्राइमरी सेक्टर से मिलता है। ठीक है। कुछ हमारे छोटे छोटे उद्योग जिनको कुटीर व लघु उद्योग कहते हैं, उनमें हथकरघा, बुनाई, ठीक है, तेल निकालने वाली जो मिलें हैं या चावल मिलें हैं, ये सब क्या होते हैं, कच्चे माल पर ही निर्भर करेंगे। और वो कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, कृषि से निर्भर मिलेगा। अब कृषि के विकास के कारण क्या रहेगा, लोगों की इनकम में वृद्धि होगी। जैसे जैसे हमारे उत्पादकता में वृद्धि होगी, मतलब कृषि की उत्पादकता में वृद्धि होगी, ऐसे ऐसे हम व्यक्तियों की जो कि कृषि पर निर्भर हैं उनकी प्रोडक्शन में, उनकी इनकम में इंक्रीज होगा और वे उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की अधिक मांग करेंगे। क्योंकि जब एक एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड रहने वाला व्यक्ति और उसकी इनकम बहुत ज़्यादा होगी तो नो प्रॉब्लम, वो क्या करेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर से जो गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है उनकी डिमांड ज़्यादा करेगा और इससे क्या होगा, उद्योगों का विकास भी होगा। ठीक है। और उद्योगों का विकास करने के लिए कृषि का विकास भी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हो जाएगा कृषि तथा विदेशी व्यापार, एग्रीकल्चर एंड फॉरेन ट्रेड। इसमें कहता है हरियाणा के विदेशी व्यापार में भी कृषि का बहुत अधिक महत्व है। वो कैसे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि हरियाणा है चावल के निर्यात में सबसे अग्रणी है। ठीक है। हरियाणा भारत में सबसे अधिक मात्रा में बासमती चावल का निर्यात करता है। हरियाणा राज्य के बागवानी उत्पाद जैसे बेबी मक्का, स्ट्रॉबेरी, मशरूम, सब्जियां आदि अन्य देशों को निर्यात किए जाते हैं। नेक्स्ट होता है रोल इन इंटरनल ट्रेड। ठीक है। अब इंटरनल ट्रेड इतनी आंतरिक व्यापार जो एक देश की सीमा के अंदर ही व्यापार किया जाता है उसको आंतरिक व्यापार कहा जाता है। अब भारत में जो लोग हैं, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी इनकम का 56% और शहरों में 44% हिस्सा भोजन पर खर्च करते हैं। ठीक है। मतलब इंडिया के जो ऑलमोस्ट लोग हैं वो अपनी इनकम का, जैसे गांव में रहने वाले लोग तो 57% और शहरी लोग हैं 44% अपना हिस्सा अपने भोजन पर खर्च करते हैं। तो इसलिए अनाज के व्यापार से बहुत लोगों को रोजगार मिलता है और सरकार को उसके बदले में टैक्स के रूप में इनकम होती है। नेक्स्ट होगा एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्ट। वही हरियाणा में कृषि उत्पाद में क्षेत्रीय विभिन्नता काफी मात्रा में पाई जाती है। जैसे कि क्षेत्रीय विभिन्नता का मतलब किसी क्षेत्र में किसी चीज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है तो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर किसी चीज का प्रोडक्शन बहुत कम होता है। ठीक है। कुछ जिलों में जैसे करनाल है, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, जींद आदि में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ गया है। ठीक है। ये राज्य खाद्यान्न के संबंध में, खाद्यान्न मीन्स खाद्य पदार्थों वाले, मतलब खाने के लायक जो अन्न है उनके संबंध में आत्मनिर्भर नहीं बन गए बल्कि दूसरे जिलों को भी इनसे खाद्यान्न आदि मंगवाना पड़ता है। जैसे करनाल है, करनाल को धान का कटोरा बोला जाता है। यहाँ पर धान बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए लोग इन डिस्ट्रिक्ट से भी क्या करते हैं, चावल मंगवाते हैं। नेक्स्ट होता है कैपिटल फॉर्मेशन। कृषि क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में पूंजी लगी हुई है। वो पूंजी किस फॉर्म में है, जैसे कि मान लीजिएगा स्थायी पूंजी की दृष्टि देखें तो खेतों का स्थान देश में सबसे ऊंचा है, इट मीन खेत सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि अत्यधिक मात्रा में, क्योंकि खेतों के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पूंजी लगी हुई होती है, तो वो किस फॉर्म में हो सकता है, एक तो जमीन के
प्राइस के रूप में हो सकती है। दूसरा होता है सिंचाई के साधन, ठीक है, कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं फॉर इरिगेशन, पशु हैं, खेती के औजार होते हैं जैसे ट्रैक्टर, मशीनें वगैरह, ठीक है, या फिर अदर अन्य प्रकार के कृषि मशीनें हो सकती हैं, गोदाम हो सकती हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पूंजी लगी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है फिर बचत का स्रोत, सोर्स ऑफ सेविंग। अब क्या है, हरित क्रांति के बाद कृषि जो बचत का महत्वपूर्ण स्रोत हो सकती है। अभी तक हरित क्रांति का अनुकूलतम प्रभाव केवल धनी कृषकों पर ही बढ़ पड़ रहा है। मतलब कहने का क्या होता है, हरित क्रांति के बाद कृषि बचत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हो सकती है। कैसे? क्योंकि अभी तक क्या था कि जो हरित क्रांति आई थी, हरित क्रांति में कृषि को बढ़ावा देने के ऊपर जो प्रोग्राम बनाए गए थे या जो जो योजनाएं लागू की गई थी, उनसे क्या था, उनका अगर अनुकूलतम प्रभाव से क्या हुआ, जो कृषि हैं केवल धनी कृषकों पर ही इसका अनुकूलतम प्रभाव रहा, वे और अधिक धनी होते चले गए और उनसे इनकम में और ज़्यादा वृद्धि होती चली गई, जबकि जो गरीब कृषक हैं उनको इस चीज़ का कोई बेनिफिट ना मिल पाया। नेक्स्ट, आर्थिक विकास का आधार। कृषि देश के आर्थिक विकास का आधार भी है। इसका कारण है कि एक तो कृषि क्षेत्र के विकास से उद्योगों को कच्चे माल की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमने कहा कि बहुत जो उद्योग हैं, द्वितीय क्षेत्र के जो उद्योग हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के उद्योगों पर ही निर्भर करते हैं, ठीक है। इस दूसरी कृषि के लिए कम पूंजी की जरूरत होती है, जबकि दूसरे जो क्षेत्र हैं, द्वितीय क्षेत्र व तृतीय क्षेत्र या टर्सरी क्षेत्र, उसके लिए अधिक ज्यादा मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। इसलिए राज्य में जितने भी उपलब्ध साधन है उनका यूज करके कृषि का विकास किया जा सकता है। कृषि विकास उद्योग तथा यातायात और विदेशी व्यापार के विकास में सहायक सिद्ध होगा। नेक्स्ट होगा सामाजिक और राजनीतिक महत्व। वही कृषि का विकास का सामाजिक और राजनीतिक महत्व है, क्योंकि कृषि के विकास से गांव में रहने वाले लोगों की इनकम में वृद्धि होती है और इससे जो लोग खेती में लगे होते हैं उनके विकास कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। राजनीतिक दल गांव में रह रहे बहुत से लोगों को लुभाने के लिए कृषि के विकास पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा जी कृषि का महत्व, ठीक है, कि हम कृषि की क्या भूमिका है हमारे लिए और उसका क्या महत्व है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, फिर हमने देखना है कि कृषि उत्पादन। अब कृषि उत्पादन दो तरीके से किया जाता है, इनमें दो प्रकार की फसलों का किया जाता है। फर्स्ट होता है खाद्य फसलें और दूसरा होता है व्यापारिक फसलें। अब खाद्य फसलें कौन सी होंगी, कि जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बोई जाती हैं, ठीक है। और जो दूसरा होता है व्यापारिक फसलें, जिनका हम व्यापार करने के पर्पज से खरीद मतलब उनका प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है खाद्य फसलों के उत्पादन की प्रवृत्तियां। अब खाद्य पदार्थ कौन से होंगे, जैसे चावल, गेहूं, दाल, ठीक है, ये सब क्या है, खाद्य पदार्थ हैं। इनका प्रोडक्शन होने से परिवर्तन का राज्य के आर्थिक विकास पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये महत्वपूर्ण मजदूरी जो पदार्थ हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था मजदूरी पदार्थ वे वस्तु होते हैं जो उपभोग के पर्पज से उनका यूज किया जाता है, ठीक है। जीवित रहने के लिए उन जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, जीवन निर्वाह करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इनकी पर्याप्त मात्रा में पूर्ति होने से जो निर्धन जनता है उनको काफी मात्रा में राहत मिलेगी, क्योंकि जो निर्धन जनता है वो ज्यादातर खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती है, वो व्यापारिक वस्तुओं पर निर्भर नहीं करती। तो कीमत स्तर में जितनी स्थिरता बनी रहेगी तो इससे क्या होगा, निर्धन जनता के पास जो उनकी पूर्ति अधिक होने से उनको काफी ज्यादा मात्रा में क्या मिलेगी, राहत मिलेगी और लोग उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज भी हो जाएगा, लोगों के जीवन स्तर पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। अब ये हम टेबल के थ्रू देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप का जो फूड ग्रेन्स हैं, जैसे सीरियल्स, पल्स, टोटल फूड ग्रेन, राइस, व्हीट और कोर्स ग्रेन, ठीक है, जो अनाज हैं, ठीक है। इन अनाज में 1966-67 में जो टोटल जो सीरियल्स हैं वो 2029 से 2029 हजार टन, क्योंकि ऊपर टेबल पे लिखा हुआ है कि 1000 टन में थी इनकी। तो जो हमारी टेबल है वो बता रही है कि 1966-67 में
वर्ष 2015 में अब जो ये अनाज है, सीरियल्स हैं, उनके प्रोडक्शन में लगभग 8 गुना वृद्धि हुई है। 8 गुना देख लो, आप देख सकते हैं। 2029 और 1966-67 में थी और 2015-16 में बढ़ करके कितना हो गया, 16,000 के करीब हो गया। अब देखो 2 8 16, 2,000 के करीब मान लो और नीचे 16,000 के करीब, तो इसका मतलब क्या हुआ, लगभग 8 गुना के करीब वृद्धि हुई है। ठीक है, तो जो कुल खाद्यान्न है उनका जो टोटल जो ओवरऑल प्रोडक्शन है 1966-67 के अंदर, देखो लिखा हुआ है सीरियल्स और पल्सेस और फिर टोटल फूड ग्रेन, उसके बाद राइस, व्हीट और कोर्स ग्रेन, ये देख है ना। तो टोटल जो फूड ग्रेन है, कुल खाद्यान्न है, उन 25.92 लाख टन था। ठीक है, 2015-16 में फिर ये बढ़ करके कितना हो गया, 16,333 हो गया। इट मीन 163.33 लाख टन हो गया। ठीक है, इसी टाइप से 1966 में गेहूं का अगर हम देखें या राइस का देखें, तो गेहूं था 1,059 और 1,000 टन, और 15-16 में आकर के 11,352 टन, 1,000 टन के बराबर हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1966 से 66-67 से 2015-16 तक हमारे कृषि उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है ट्रेंड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ नॉन फूड एंड कमर्शियल क्रॉप। कमर्शियल क्रॉप्स व्यापारिक फसलों का उद्योगों को कच्चे माल की पूर्ति व निर्यात में काफी महत्व है। कमर्शियल मैंने आप लोगों को बताया था कि व्यापारिक फसलें वो हैं जिनका जो जो हमारे द्वितीय क्षेत्र के, इट मीन्स जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनको कच्चा माल की पूर्ति की जाती है। व्यापारिक फसलों का उद्योगों को कच्चे माल की पूर्ति और निर्यात में काफी महत्व है। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर, जैसे मान लीजिएगा हम हमारी जो मिल है चीनी की, ठीक है, अब चीनी को बनाने के लिए क्या चाहिए, गन्ना चाहिए, और गन्ना कहाँ से मिलेगा, प्राइमरी सेक्टर से मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि प्राइमरी सेक्टर से जो कच्चा माल मिलता है, एक तरह से गन्ना प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र का माल है, वो द्वितीय क्षेत्र के लिए कच्चे माल के रूप में यूज होगा। फिर उस पर औद्योगिक क्रियाएं करके फिर उसको चीनी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो व्यापारिक फसलों का, तो ये कौन सी फसल हुई हमारी, व्यापारिक फसल हुई, कपास है, गन्ना है, तिल है। तो अब हम देखते हैं कि हरियाणा में जो हमारी कमर्शियल जो क्रॉप्स हैं उनका प्रोडक्शन कितना कितना रहा। तो 1966-67 से लेकर के 2015-16 तक का टाइम पीरियड लिया गया। कपास हमेशा गांठों के अंदर होती है। इट मीन्स कितने गांठ मीन्स एक तरह से हम 1000 गांठों के रूप में ले लेते हैं, एक जैसे गठड़ी के फॉर्म में ले लेते हैं। ठीक है, गन्ना हम टनों में लेते हैं और तिलहन भी टन में लिया जाता है, तिल। ठीक है, तो 1966-67 में कपास की जो फसलों का प्रोडक्शन है वो 288,000 गांठों के रूप में था, जो कि बढ़ करके फिर उसके बाद 80-81 में और बढ़ गया। 2001 से लेकर के 2015 तक का जो टाइम पीरियड रहा, उसमें जो कपास के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, परंतु 2015-16 में ये प्रोडक्शन है थोड़ा सा डिक्रीज होकर के कम हो गई। ठीक है, तो हरियाणा में योजनाओं की अवधि में व्यापारिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है, कपास का उत्पादन 2014-15 तक 6 गुना से अधिक बढ़ गया। मतलब कहने का क्या है कि जो प्रोडक्शन है, जिस टाइम पे हमारी सरकार द्वारा अच्छी योजनाएं लाई गई, तो उस टाइम पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। ऐसे ही फिर गन्ने के बारे में बात करते हैं 1966-67 में। ठीक है, तो ये गन्ना है कितना हो सकता है, पहले 5100 टन था, धीरे धीरे ये बढ़ करके फिर कितना हो गया, 7169 तक, 15-16 तक का डाटा है हमारे पास। ऐसे ही तिलहन का भी कंटिन्यू इंक्रीज होता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कि प्रोफेसर वी राव क्या कहते हैं, भारत में कृषि तथा अनाज की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन की वृद्धि दर कम से कम 4% तथा खाद्यान्न की 6% होनी चाहिए। देखो क्या कहता है, कृषि उत्पादन में औसत विकास दर, कि भारत के अंदर जो कृषि और अनाज की
जो न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो प्रोडक्शन है उसकी जो वृद्धि दर कम से कम 4% होनी चाहिए और खाद्यान्नों की जो परसेंट है वो 6% होनी चाहिए। परंतु खाद्यान्नों में जहां गेहूं, चावल, बाजरा के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है, वहां ज्वार, मक्का, दालों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में बहुत ही कम सुधार हुआ है। कहने का मतलब है कि जो हमारे खाद्यान्न पदार्थ हैं उनमें तो वृद्धि हुई है, जैसे कि गेहूं, चावल और बाजरा में, जबकि ज्वार, मक्का और दाल इनके प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन में बहुत ही कम हुई है। आप खुद भी देख सकते हैं कि हमारे पास कृषि क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, आसपास बहुत ज़्यादा है, परंतु वहाँ पे हम कौन सी प्रोडक्शन करते हैं? ज़्यादातर हम वही गेहूं, चावल और बाजरा। ठीक है, तीसरी चौथी हमें फसल दिखाई नहीं देती, ज्वार, मक्का तो अब हमें दिखाई नहीं देती, दालों का प्रोडक्शन हमें पता ही नहीं कहाँ और किस एरिया में कितना होता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और तो किसी भी कृषि क्षेत्र में प्रोडक्शन बहुत कम हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि हरियाणा के कुछ चुने हुए जिलों में कुल अनाज का कृषि उत्पादन कितना होता है। जैसे दे रखा है कि कुछ जिन्हें चुने क्षेत्र दे रखे हैं जहाँ पे हाई प्रोडक्शन होती है वो डिस्ट्रिक्ट अलग से दे रखी हैं, और जहाँ लो प्रोडक्शन होती हैं वो अलग से दे रखी हैं। हाई प्रोडक्शन डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती है वो होती है सिरसा के अंदर। ठीक है, उसके बाद कैथल, फिर जींद का नंबर आता है, फिर फतेहाबाद, करनाल और हिसार। और लो प्रोडक्शन वाले कौन सी हैं? सबसे पहले सबसे कम जो प्रोडक्शन होती है वो पंचकुला में, उसके बाद फरीदाबाद, वो फतेहाबाद था भाई, उसके बाद गुरुग्राम, नूह, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। इट मीन्स कहने का क्या है, फिर हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर की वो सिरसा में होती है, और सबसे कम जो होती है वो पंचकुला के अंदर होती है। ठीक है, इस टाइप से आप इसको बताएंगे। नेक्स्ट आता है फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का मतलब कृषि की उत्पादकता। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र है उसका जो प्रोडक्शन है केवल भूमि के क्षेत्र पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि कृषि की उत्पादकता पर भी निर्भर करता है। अब कृषि उत्पादकता मतलब है कि हमारे पास कृषि से रिलेटेड आउटपुट कितना है और हम इनपुट कितना देते हैं। इट मीन्स हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए साधन किस प्रकार के हैं और किन किस प्रकार के साधनों का यूज करके हम कितनी मात्रा में प्रोडक्शन करते हैं। इट मीन्स कहते हैं जितना अच्छा इनपुट होगा उतना ही अच्छा आउटपुट होगा। तो इसलिए कृषि उत्पादकता द्वारा प्रति हेक्टेयर उत्पादन और उसमें होने वाले प्रोडक्शन को मापा जाता है। हम ये देखते हैं कि हमारी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होती है उसमें पर हेक्टेयर प्रोडक्शन और उसमें होने वाले चेंजेस को मापते हैं। ठीक है, तो कृषि उत्पादकता का अभिप्राय पर हेक्टेयर भूमि से होने वाले कृषि उत्पादन से होगा। इट मीन्स प्रति हेक्टेयर भूमि पर कितना वस्तुओं का उत्पादन होता है वो होगा हमारा कृषि उत्पादकता। ठीक है, बात आती है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी कृषि उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। सबसे पहली बात सिंचाई सुविधाएं। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास सिंचाई सुविधाएं, फसलों में पानी देने की जो सुविधाएं हैं वो उचित मात्रा में होंगी, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, हमारा जो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। आप देख सकते हो, आप सभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ऑलमोस्ट, चावल की खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की जरूरत होती है। कई बार पीछे दशक में ऐसा भी हुआ था कि टाइम पे ना तो बारिश होती थी और ना ही इतने मतलब पानी की सुविधा थी। तो क्या होता था कि जिस टाइम चावल उगाए जाते तो उस टाइम बारिश भी अच्छी हो जाती थी और पानी भी था, बट बीच में ऐसा हो जाता, सूखा पड़ जाता बिल्कुल, और जिससे कि उनको प्रॉपर पानी न मिलने की वजह से हमारी फसल है जो बिल्कुल सूख जाती थी और प्रोडक्शन नील हो जाती थी, मतलब प्रोडक्शन बिल्कुल खत्म हो जाती थी। तो वही वो किसके कारण है? सिंचाई सुविधाओं के कारण है। ठीक है, तो सिंचाई सिंचाई साधनों की उचित उपलब्धता न केवल अधिक भूमि को खेती योग्य बनाती है बल्कि किसानों को भी विभिन्न प्रकार की फसलें उत्पादित करने की प्रेरणा देती हैं। अगर हमारे पास सिंचाई की सुविधाएं अच्छी होंगी तो हम ज्यादातर फसलों का उत्पादन कर पाएंगे। नेक्स्ट होगा अच्छे बीज, खाद और उर्वरक। अभी वही कि अगर मैंने आपको बताया जैसा इनपुट डालेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आउटपुट आएगा। अगर हम खेती के लिए अच्छे बीजों का, अच्छे खाद्य पदार्थ, ठीक है, उनका यूज करेंगे तो किसानों को अपने प्रोडक्शन में सुधार करने का मौका मिलेगा और वो जो लो प्रोडक्टिविटी है उसको हाई प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करने में सक्षम
हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट होगा एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। अब हमारे पास एग्रीकल्चर करने के मतलब खेती करने के किस प्रकार के संयंत्र हैं। पहले क्या होता था, ज़्यादातर लोग क्या करते थे, हल जोतते थे। ठीक है, तो उससे क्या होता था कि सही प्रकार के कृषि यंत्र उपलब्ध होने से अब क्या है कि हमारे पास जो उत्पादकता का एक हिस्सा है कृषि यंत्रों पर भी निर्भर करता है। जैसे ट्रैक्टर हैं, थ्रेसर हैं। पहले क्या होता था, जो काम 10-10 दिनों में होता था, आज के टाइम में वो 1 घंटे के अंदर हो रहा है। तो ये क्या है, सब कृषि संयंत्रों की उपलब्धता के कारण है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि लोगों का समय की बचत, लोगों के समय की बचत हुई, पैसों की बचत हुई, जिससे क्या हो गया, उनका इनकम लेवल बढ़ा और वो ज़्यादा इक्विपमेंट जोड़ने में सक्षम हो गई। नेक्स्ट है फिर वैज्ञानिक ढंग से कृषि। पहले प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या होता था, परंपरागत तरीके अपनाते थे, परंतु आज है वैज्ञानिक ढंग से कृषि करने पर बल दिया जा रहा है। वो कैसे कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें कौन से हमारी जो जमीन है उसकी उपजाऊ क्षमता किस फसल के लिए अच्छी है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अब हम जो फसल बोना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने भूमि को तैयार करना होगा। फसलों का जो हेर फेर है उसको कम करना होगा। ठीक है, फसलों के हेर फेर को फसलों का जो हेर फेर है, सॉरी, बार बार एक ही फसल का उत्पादन ना करके बदल बदल कर फसलों का उत्पादन किया जाए। ठीक है, अच्छे किस्म के बीजों का उपयोग किया जाए, अच्छे खाद का प्रयोग किया जाए और कुछ टाइम के लिए जमीन को खाली भी छोड़ा जाए ताकि प्रोडक्टिविटी पर पॉजिटिवली अफेक्ट हो। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट आता है मिट्टी की गुणवत्ता कि कृषि भूमि और मिट्टी की अच्छी गुणवत्ता कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में बहुत ही सहायक होती है। यदि मिट्टी में अच्छी लवणता पाई जाएगी, ठीक है, क्षारीयता की मात्रा, मतलब मिट्टी में लवणता और क्षारीयता की मात्रा को कंट्रोल किया जाएगा। अगर ये बहुत अधिक मात्रा है तो इनको कंट्रोल पर करके कंट्रोल किया जाए तथा उनमें अच्छे पौष्टिक तत्वों को बढ़ावा दिया जाए जिससे कि प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी मात्रा में हो। ठीक है, नेक्स्ट होगा एग्रीकल्चरल मार्केट। अब हमें हमारे पास फसल अच्छी है तो हमें अपनी फसल को बेचने के लिए अच्छे दाम भी, मतलब हम अपनी फसल को बेचें और उससे हमें अच्छे दाम मिले ताकि और ज़्यादा अच्छा, मतलब अभी मोटिवेशन मिले कि काम किया जा सके और ज़्यादा कृषि की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। इसके लिए क्या हुआ, कृषि उत्पादों की बिक्री में सुधार का मुख्य उद्देश्य है किसानों को उनकी उपज की उचित कीमत देना है। तो कृषि बिक्री की जो कृषि फसल है उसकी बिक्री में सुधार किया जाना चाहिए, ज़्यादा फसलों का प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। ठीक है,